हम लोग झगड़ते थे वो जगह हमारे लिए नहीं। मुझे नहीं पता मुंबई का क्या हाल है, पुणे का क्या हाल है। वो वस्तु स्थिति उस जगह की लड़ाइयां शुरू हो गई है। उसके लिए एक शुरुआत में जून के महीने में एक आंदोलन हुआ था। हम लोग कई लोग यहाँ बैठे हुए साथी लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे 26 जून को इस सरकार को कहने के लिए कि आप हमारे जमीन को नहीं छीन सकते हैं। जब अपना विरोध या मतभेद प्रतिष्ठित करने के लिए लोकतंत्र में अधिकार है, उसको आप छीन नहीं सकते। बात चल गई थी कि जंतर मंतर को खत्म करके हमें दिल्ली के कोने में जाके पटक देंगे और वहां से हम लोग बोलेंगे। फर्स्ट द फिजिकल स्पेस फॉर प्रोटेस्ट, जंतर मंतर। देयर वाज अ टॉक इन जून दैट जंतर मंतर वुड बी closed down for us and that we would have to shift to the outskirts of Delhi. I know that in Jaipur there is a debate that we should not be anywhere near the center of power. I think the first thing we'll all have to fight for is the right to dissent, the right to disagree in a democracy, and the right to protest. And we'll have to make sure that these spaces are sacrosanct and are not impinged upon with false and spurious arguments as to why we should not be in the center of the city. And that's why on the 26th of June, which is a big day for us to remember about the emergency, we started this big debate. तो 26 जून हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। उस दिन हम वापस गए कहने के लिए कि एक तो होता है जो कानूनी रूप से इमरजेंसी डिक्लेयर होता है और दूसरा होता है हमारे सारे मौलिक अधिकारों को छीनना। और उसमें हमारे वो कानून का भी हमारे सामने वास्तविकता नहीं है, तो हम गुमराह हो जाते हैं और इस विश्वास में रहते हैं कि हमारे लिए अधिकार है, जबकि है नहीं। अब जो पूरा हमारे लिए ये युवाओं की बात, ये विकास और ये बदलाव में वोट क्यों मिला, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मैं भी खूब सोची हूँ कि कैसे ऐसे लोगों ने, दलितों ने वोट दिया है, युवाओं ने वोट दिया है कि बदलाव लाएंगे। बदलाव किस बात के लाएंगे, कहां से कहां जाएंगे, किस परिस्थिति से किस जगह जाएंगे। इतना आकर्षित क्यों किया हमारे युवाओं को। हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे देश में 25 साल के नीचे की जनसंख्या खूब बढ़ गई है और ये लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसके ऊपर हमारी चुनौती है कि हम समझे उनको और उनको हमारी रास्ता कैसे ले चले। मुझे मालूम है कई सारे पंचायत और गांव में जहां गई हूं, जहां दलित बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया, दलित युवा मतभेद रखकर अपने माँ बाप से दूसरी पार्टी को भी वोट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा शुरू करनी चाहिए हमें युवाओं के साथ, और युवाओं के साथ हम काम नहीं करें तो हमारे जन आंदोलन बहुत कमजोर हो गए। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो कहाँ पर अभी आज कहाँ स्थित है। तो एक मुद्दा मुझे साफ नजर आता है जिनमें उनको धोखा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी पहले, उनका पहला पीढ़ी है जो स्कूल या कॉलेज गया है, वो साक्षर हुए हैं, मैं शिक्षित तो नहीं कहूंगी, साक्षर हो गए हैं और वो काम काज के लिए लायक हो गए हैं। अब वो खेती बाड़ी से थोड़ा हटकर वो नौकरी की ओर देखते हैं। आश्वासन दिया जाता है कि लाखों नौकरियां दी जाएंगी। हर मैनिफेस्टो को आप देख के पढ़ लीजिएगा, उसमें कहा जाता है कि आपको इतने नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियां कहाँ हैं? तो मुझे लगता है कि आंदोलन का एक मुद्दा युवाओं के साथ ये जरूर हो सकता है कि युवाओं के लिए नौकरियां कहाँ हैं। झूठा आश्वासन सरकार या राजनीति क्यों देता है उनको बार बार, और यदि इनको झूठा आश्वासन दे रहा है तो उनके भविष्य में क्या है। खेती भी नहीं, कई जगह खेतियां छीन गई है, जमीन चला गया है, नौकरी भी नहीं है, तो वो युवा पढ़ लिख के करेंगे क्या, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहां भी मैं जाती हूँ मुझे लगता है युवाओं के लिए महत्वपूर्ण इश्यू है, ये मुद्दा है। Young people are very bothered about employment, and I think this is something we'll all have to register. Many young people, first generation learners, have become graduates and postgraduates, maybe school leavers, and they all look forward to some kind of employment. And this big bogey of many jobs, which again the new paradigm of the neoliberal paradigm promises them, is nowhere in sight. In Rajasthan, they started saying, you give land to us and we'll give you jobs. What land? Our land. You surrender your land from the village and give it to an industry and we'll give you jobs. So many myths which we already know are not popular currency, and we have to make them popular currency. We have to make such information available to people. It's a big challenge to us. How are we going to communicate these ideas to a younger generation whose political awareness began in 2005? Their political history begins at 2005. They're 18, they're 19, they're 20 years old. They don't have the understanding that we have. They don't have the understanding of India's famous campaign as the biggest people's movement for freedom, for independence. Everybody is just a figurehead. How do we talk to them? इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए ना तो आज़ादी के आंदोलन का कोई समझ है,
ना बाबा साहब अम्बेडकर का समझ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का समझ है, और ये इन लोगों को गुमराह करना बहुत आसान है। इन लोगों के लिए कई चीजें कही जाती हैं, इनको ये भी नहीं समझ है कि नई आर्थिक नीति में क्या उनको गुमराह कैसे किया जाता है। हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे एक चैलेंज है कि हम इन लोगों के साथ बैठ के शिक्षा कैसे करें, इनको हम लोग कैसे आगे लाएं। यदि हम बाबा साहब के बारे में बात करते हैं तो उनका सार पता नहीं है, महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं वो सोनिया गांधी के परिवार के हैं। यदि आप लोग उनके साथ जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू सबसे बुरा आदमी था, क्योंकि भारत को गलत रास्ते ले गया। भगत सिंह के बारे में हाँ जरूर शहीद भगत सिंह के नाम से कुछ बोलेंगे, उनका सार नहीं मालूम, उनका कुछ समझ नहीं है। तो हमें वापस अपने पूरे इतिहास को भी समझाना पड़ेगा, राजनीतिक इतिहास को। यदि हम लोग नहीं करेंगे तो एक हम जैसे लोग हैं, हम जो बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, और मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा एक मिनट के लिए, लोग कि दिल्ली में ऑन एजिंग एंड एल्डरली, एंड आई वाज टोल्ड आई एम कॉल्ड अ यंग ओल्ड because I am under 70, just about going to reach, but still anyone under 70 is called young old, and the others are called old, elderly, and so on. So हम लोगों को तो पता है, but what about the young people around 18 to 25? So huge political education is necessary, whether we do it through public campaigns or whether we do it through other modes. If we don't do it, I think we will not get a people ready for the kind of public action we know. तो राजनीतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है हमारे लिए। अभी एक और जो मुझे सामने एक आंदोलन का एक जगह नजर आ रहा है, जैसे अनिल को शिक्षा नजर आ रहा है, मुझे NREGA नजर आ रहा है। हम लोग जितने गांव में गए हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सल के लिए लड़ झगड़ के हमने कहा था सबको जॉब कार्ड मिलेगा, सबको काम का हक मिलेगा। आज हम ही गांव में जाते हैं तो पूरा गांव खड़ा हो रहा है कि नरेगा को नहीं हटाना है। वो किसी पार्टी के बारे में नहीं है, वो किसी इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के, उसकी चर्चा नहीं है। एक आवाज में कहते हैं कि नरेगा नहीं हटना चाहिए। हर पंचायत में जहां 2 लाख था वहां पे 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो हम इसको जाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है इमीडिएट मुद्दा है कि सरकार जरूर नरेगा में बदलाव लाना चाहती है, इसको स्कीम बनाना चाहती है, केवल 150 ब्लॉक्स में लाना चाहती है। ये सारी चीजों की खिलाफत करते हुए हम लोगों को आंदोलन करने के लिए और लोगों को चेताने के लिए मुद्दा है। और मुझे लगता है कि जहां जहां हम लोग काम कर रहे हैं नरेगा के साथ, ये संभावना हमें लग रहा है। नरेगा इज initial start for a mobilization, just as Anil feels education is. I feel in Narega because it made it universal coverage and everybody was entitled to a job card. It's not split into caste or even into caste. It is a universal demand from every village that Narega should continue. And in recent past, when we have gone into the village, it's been a complete demand, and therefore this divide and rule policy that the current government is using everywhere, splitting people, is not possible through Narega. Narega में ये जो लोगों को तोड़ तोड़ के कर रहे हैं वो संभव नहीं है, एकजुट होते हैं ना तो उस पे हमें क्या करना चाहिए। अनिल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार गलत है, हो सकता है, मगर मुझे लगता है जो हमला अभी सारे शिक्षा के अधिकार के कानून के ऊपर हो रहा है, ये कहते हुए इस देश को कमजोर करने के लिए अधिकार दी गई है लोगों को और स्कीम होना चाहिए, तो हमें इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। स्कीम क्या है और कानून क्या है। कानून हमें हक देता है और वो संवैधानिक हक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट से है हमारा हक। और उस हक को तोड़ के स्कीम बनाएगा तो सरकार माई बाप फिर से बनेगी। हक लेना माई बाप नहीं है, उनकी स्कीम में घुसना माई बाप है, और ये हक को हर एक को खत्म करना चाहती है। जहां भी मैं जाती हूँ तो खैर वो हमला इस पे करते हैं कि जो हक मांगने के लिए लड़े हैं, वो अर्थशास्त्री हो या वो समाज सेविका हो या एक्टिविस्ट हो या संगठन हो, वो सब इस देश को गरीबी की ओर ले जा रहे हैं, इस देश को पिछड़ा रहे हैं। हमें 10 साल इसको पिछड़ाया है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि सूचना के अधिकार और नरेगा ने इस देश को 10 साल पीछे धकेला है, क्योंकि लिबरलाइजेशन आसानी से इस देश में नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है गंभीर चीजें हैं, तो हमें ये लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी NAPN के भीतर और बाहर। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अधिकार दिए हुए कानून का क्या भूमिका है, उसको कहाँ ले जाना है। There's an attack on rights-based legislations. They say the rights-based legislations have put the country back by 10 years. This is a discourse that's gaining currency. And they are saying, and I've been told and many other friends have been told, that we are responsible for putting India's economy back by 10 years.
that because we brought in NREG and we brought in the right information and prevented investment and prevented the kind of industrial growth that India should have had, we have put India back. If you read P. I don't know how many of you read P. Sainath in an article has said that he calls it Karja Maafi, in which he says in the same 10 years that they've been blaming Narega for putting India back, in the same 10 years 1.3 trillion rupees have been waived as taxes for the corporates. And he argues that this money could have